क्या कुछ भी लिखा है देखिए कायिक जनन लैंगिक जनन और लैंगिक, ठीक है। कायिक जनन के लिए विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं। देखो श्वसन छिद्र, श्वसन छिद्र में देखो समझ लो होता क्या है। आपको पता है कि दो तरीके का थैलस संरचना आपने पढ़ी है ना लाइकेन के अंदर। एक में क्या होता है कि समांगी स्थिति है थैलस में, यानी आप बता ही नहीं सकते हो कहाँ कवक अलग हो रहा है और कहाँ शैवाल अलग हो रहा है, दोनों आपस में उलझे हुए समान रूप से वितरित है। लेकिन एक कंडीशन ये होती है विषमाव्य की स्थिति। विषम थैलस का मतलब क्या होगा कि ऊपर की तरफ क्या होता है एल्गल जोन यानी कि शैवलांश और नीचे की तरफ होता है कवक। कभी-कभी क्या होता है शैवलांश एरिया में कुछ छिद्र हो जाते हैं और उन छिद्र की वजह से कवक का जो भाग है वो क्या हो जाता है उस छिद्र में से ऊपर की तरफ निकल करके अपना माइसीलियम बनाता है। माइसीलियम पता है ना कवक जाल है ना, तो एक कवक तंतु निकलेगा और छिद्र में से होकर के ऊपर आ जाता है। फिर कई बार वही क्या कर देता है मज्जा का निर्माण करता है, यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं बना देगा और नए लाइकेन को निर्माण करने के लिए उसमें क्षमता होती है। तो उसी को क्या कहते हैं कायिक जनन। लेकिन किसकी सहायता से हुआ श्वसन छिद्र की, समझ आई। अब आप कोई सोचो कि छिद्र से कैसे हो सकता है जनन, तो उसमें क्या है जिस एरिया में कोई सेल नहीं है वहां पर कवक तंतु बाहर निकल के आता है वो फिर जनन, ठीक। आगे लिखिए लघु कोटरिकाएं। कोटरिकाएं क्या होती है, लघु मतलब छोटी, कोटरी मतलब सुना होगा ना, हाँ कोटरी छोटे छोटे कमरे को कहते हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी क्या हो जाता है छोटा सा एरिया बन जाता है। सफेद रंग की प्याली नुमा संरचना होती है जिसमें क्या होता है धंसी हुई कुछ संरचनाएं पाई जाती है जो बाद में कवक तंतु वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। मतलब एक छोटा सा सेल बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा कवक तंतु मिलने और जनन करने लगेंगे। अगला है सिफेलोडिया। और अगला क्या है सॉरी, ये तो क्या होती है गहरी अतिवृद्धि और ये क्या होती है सफेद प्याली। प्याली नुमा संरचना होती है जिसमें कवक तंतु होता है। इसमें क्या है जो छिद्र होगा है ना, छिद्र से होकर कवक तंतु बाहर आ जाता है, बाहर आके नई संरचना बना देता है। इसीलिए की बात करें तो अतिवृद्धियां ही होती है ये भी है ना, और शैवाल थैलस की तरह ही दिखाई देती है, ठीक है। और ये संरचनाएं प्रकाश संश्लेषण में भी वृद्धि करती है। अंडाकार या सिगार जैसी होगी, कैसी होगी अंडाकार या सिगार होगी, हाँ
सिगरेट से बड़ी होती है ना सिगार। पुरानी फिल्मों में सिगारेट नहीं, ऐसे मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। अगर किसी ने सिगार के दाम बता दिए, जरूरी नहीं हर कोई खरीदता हो बेचता हो। वैसे खरीदता बेचता धूम्रपान वाली चीजों को दोनों ही करते। सोरिडिया में क्या होता है? चूर्ण या पाउडर के समान छोटी छोटी संरचनाएं होती है, ठीक है, जो स्फुटित हो जाती है, पोस्ट्यूल्स जैसी, फोड़े जैसी। देखो इसमें लिखो, चूर्ण जैसी छोटी छोटी स्फोट। स्फोट का मतलब क्या होता है? फोड़े जैसे हो जाते हैं, तो उसे हिंदी में फोड़े नहीं कहते, क्या कहते हैं? स्फोट। विस्फोट नहीं, स्फोट, ठीक है। छोटी छोटी संरचनाएं बन जाएंगी, वो स्फुटित होकर के क्या करेंगी? नया लाइकेन बनाने की क्षमता होती है। ये तो हो गई क्या? कायिक जनन संरचनाएं। अब लिखो कायिक विधि। कायिक जनन विधि। विधि कौन कौन सी होती है? विखंडन, टूट जाए, जितने टुकड़े उतने नए जीव। उसके अलावा सोरिडिया, जब सोरिडिया के द्वारा होगा तो उसे क्या बोलेंगे? सोरिडियल जनन। तो अब लिखो आराम से। तो विखंडन होगा या सोरिडिया होगी, या फिर सोरिडिया द्वारा, या फिर आईसीडिया या इसीडिया। तीसरी विधि कौन सी हो गई? इसीडिया द्वारा। ये तीनों विधियां होगी, ठीक है। उसके बाद अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की बात करें तो इसमें क्या होगा? पिक्निडियो बीजाणु। तुमसे मैंने कहा था कि आप लोग क्या पक्सिनिया का लाइफ साइकिल पढ़ लेना, पढ़ा किसी ने घर जाके? तो पिक्निडियोस्पोर या पिक्निडियो बीजाणु बनते हैं, ठीक है। ये विशेष प्रकार की फलनकाय संरचनाओं में बनने के कारण उनके अलग अलग नाम हो जाते हैं। जैसे एस्कस में बना तो एसिडियोस्पोर, बेसिडियम में बना तो बेसिडियोस्पोर, ठीक है। तो फ्लास्क जैसी संरचना होती है, कौन सी? पिक्निडिया। तो इसमें लिख लो फ्लास्क नुमा पिक्निडिया में बने बीजाणु अंकुरित होकर क्या करेंगे? नया लाइकेन थैलस बना देंगे। पिक्निडियोस्पोर के अलावा हो गया आइडियो बीजाणु। ओइडियो बीजाणु, उसमें क्या होता है कि कवक के अंश के खंड हो जाते हैं और वो अंकुरित होकर के नया निर्माण कर देते हैं, उन्हें कहते हैं आइडियो बीजाणु। ठीक है, आइडियो बीजाणु। ये कहाँ बनेंगे आइडियो बीजाणु? आइडिया से। अच्छा, इसमें और उधर
क्या है इसमें, ये है कि कवकांश के खंडी भवन द्वारा जब उचित शैवाल के संपर्क में आते हैं तब वो लाइकेन बनाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें तीसरा जो विधि बची वो कौन सी विधि, लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन किस तरीके से होगा, स्पर्मोगोनियम। लैंगिक जनन में क्या होगा, स्पर्मोगोनियम। स्पर्मोगोनियम में होता क्या है, वो क्या है, एक तरीके से नर संरचना है। ठीक है, जो कवक तंतु है वो फैलेगा, बड़ा होगा और उसके टिप पर ऊपर जाकर के मतलब शीर्ष भाग में क्या होगा, एक संरचना बिल्कुल अलग हो जाएगी। ठीक है, और अलग होने के बाद वो क्या बना देगा, स्पोर्स यानी कि बीजाणु बना, छोटे छोटे पूर्णों बना देगा। ठीक है, गोल गोल, और वो फिर पुंग बीजाणु बोले जाते हैं जो नर युग्मक का काम करते हैं। धसी हुई संरचना होती है। देखो, जो कवक और शैवाल आपस में मिल जाएंगे वो लाइकेन बनेंगे। सारे कवक तंतु फर्टाइल नहीं होते, कुछ बंधे भी होते हैं। ठीक है, जो जनन में भाग लेंगे वो क्या बोले जाएंगे, उर्वर। उर्वर उनसे तो बना, उर्वर धरती किसे कहते हैं, फर्टाइल सॉइल, यानी वो जमीन जिसमें जो उपजाऊ होती है। ठीक है, और जो नहीं होती उसे क्या कहते हैं, बंजर धरती कहते हैं ना। तो ठीक ऐसे यहाँ पे होगा, है ना, जो काम आएगा जनन में भाग लेगा उसे तो क्या बोलेंगे, उर्वर, और जो नहीं काम में आएगा उसे क्या बोलेंगे, बंध। यहाँ पे लिखना उर्वर कवक सूत्र के, उर्वर कवक सूत्र के शीर्ष पर पुंज बीजाणु बनते हैं और उसमें एक छिद्र होता है, और उस छिद्र की सहायता से वो बाहर निकल जाते हैं। क्यों, क्योंकि पिक्निडियोस्पोर कैसा होता है, वो पिक्निडियम जैसी होती है ना, पिक्निडिया जैसी स्पर्मोगोनियम होती है। यानी कि पिक्निडिया वर्ड का मतलब क्या होता है, फ्लास्क जैसी संरचना। तो फ्लास्क के ऊपर क्या होगा, छिद्र होगा, उस छिद्र में से बाहर निकल जाएगा।
संरचना जिसका आधारी भाग कुंडलित होता है और वो बहुकोशिकीय होती है। ऐठा हुआ ऊपरी हिस्सा इठा हुआ नलिकाकार होता है। देखो इसकी संरचना स्पर्मोकोनियम की तो ऐसे है। इसकी संरचना तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है वो बाद में क्या करेगा, आपकी मीडियोस्पोर बना देगा। लेकिन कार्पोकोनियम की बात करें तो आधारी भाग जो होता है वो बहुकोशिकीय और गोल होता है, कुंडलित। आधारी भाग कुंडलित और ऊपरी भाग नलिकाकार। संरचना कुछ इस तरीके से। ये और ऊपरी हिस्सा जो होता है वो बिल्कुल ही जैसा इस तरीके का, उसे क्या बोलेंगे, रबर की तरह ट्राइकोगाइन। ट्राइकोगाइन आपने कहाँ सुना सबसे पहले वर्ड ट्राइकोगाइन? पॉलीसाइकोनिया में। पॉलीसाइकोनिया में तो पढ़ा था। पॉलीसाइकोनिया में तो कार्पोस्पोर होते थे। हाँ, इसे कनेक्टेड है चीज। ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या बोलेंगे, कार्पो बीजाणु। फिर उसके बाद क्या होगा, इसमें निषेचन हो जाएगा। ठीक है। कभी कभी कार्पोगोनियम का दूसरा नाम क्या होता है, एस्कोगोनियम। लिख लीजिए कार्पोगोनियम, इसके अलावा लिखिए उसमें ऑब्लिक करके लिख लीजिए एस्कोगोनियम। कार्पो यहाँ चित्र बना होगा ना, तो उसमें लिख लीजिए कार्पोगोनियम, या उसी का दूसरा नाम क्या होता है, एस्कोगोनियम। ठीक है, कार्पोगोनियम कहो या एस्कोगोनियम कहो, जिसका ऊपरी भाग क्या बोला जाता है, ट्राइकोगाइन। ठीक है, ग्रीवा भाग। इसके अंदर फिर क्या होगा, यहाँ से बीजाणु निकलेंगे और फिर आगे अंदर आएंगे। अंदर आने के बाद यहाँ निषेचन हो जाएगा, संलग्न हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे हेडिंग डालिए निषेचन। क्या हुआ, चलो लिखो। ज्यादा जल्दी पढ़ा दिया। निषेचन लिखा, लिखिए इसमें निषेचन है, 2 लाइन में बात। ये संरचना, ये कार्पोगोनियम है। ये लिखा तो था कार्पोगोनियम या एस्कोगोनियम संरचना है, वो इसके नीचे बना दिया, मिटा दो इसको। फिर इसका मतलब तुम लोग सुनते नहीं हो जो कह रहे हैं, बस
ले लिया और छाप दिया। तभी तो पकड़ में आते हैं बच्चे। बगल वालों की में से देख देख के लिखे ना बहुत सारे, उनके साथ यही होता है। चलो आगे लिखो नितिन। इतना टेंशन तब है आप लोगों को जब नोट्स के पीडीएफ सबके खोल तब याद। निषेचन लिखिए, निषेचन में स्पर्मोगोनियम से निकले बीजाणु, स्पर्मोगोनियम से निकले उन बीजाणु, निषेचन में लिखो। हाँ, स्पर्मोगोनियम से निकले उन बीजाणु ट्राइकोगाइन नष्ट होने पर से निकले पुंग बीजाणु ट्राइकोगाइन, ऐसे लिखो, ट्राइकोगाइन के ऊपरी भाग में चिपक जाते हैं, ऐसे लिखो, फिर आगे नष्ट हो जाएगा। स्पर्मोगोनियम से निकले पुंग बीजाणु ट्राइकोगाइन से चिपक जाते हैं। ट्राइकोगाइन ऊपरी भाग है ना, उसमें चिपक जाते हैं। दोनों संरचनाओं की भित्ति गलने पर पुंग बीजाणु की अंतर वस्तुएं कार्बोगोनियम में पहुंच जाती हैं। कार्बोगोनियम में पहुंच जाती है। केंद्रकों के संलयन के स्पष्ट प्रमाण अभी तक नहीं मिले। एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते हो कि एक दोनों जो क्या बने वो दोनों केंद्रक जो है वो आपस में संलयन होंगे या नहीं होंगे, इस बात के स्पष्ट प्रमाण भी वैज्ञानिकों को तो मिले ही है। आप जैसे भविष्य के वैज्ञानिक अगर ढूंढ ले तो बात करें, ठीक है, बिल्कुल जरूर ढूंढ के देना, ठीक है। चाहे वो जुड़ता ही नहीं हो, फिर भी तुम ढूंढ के दोगे। चलो आगे लिखो, हेडिंग डालिए पक्ष निषेचन, यानी निषेचन के बाद क्या होता है। देखो, ट्राइकोगाइन नष्ट, पहला पॉइंट डालो, ट्राइकोगाइन नष्ट हो जाता है। ट्राइकोगाइन क्या हो गया, नष्ट हो गया। उसके बाद क्या होगा, जो एस्कोगोनियम है उसका दूसरा नाम क्या है, तो लिखिए कार्बोगोनियम से एस्कस तंतु विकसित। एस्कोगोनियम से क्या हो जाएगा, एस्कस तंतु विकसित हो जाएंगे। आगे लिखिए हुक,
हुक या क्रोजियर निर्माण। मतलब होता क्या है कि एस्कस तंतु के ऊपरी सिरे पर एसआई बन जाते हैं, बहुत एक संरचना बन जाती है। एस्कस तंतु के शीर्ष पर एसआई संरचना जो होती है वो विकसित हो जाती है। ठीक है, आगे लिखिए। एस्कस में एक अर्धसूत्री और दो समसूत्री। एस्कस में एक अर्धसूत्री और दो समसूत्री विभाजन द्वारा आठ एस्को बीजाणु बनते हैं। ये एस्कस की खास बात होती है, उसमें याद रखना आप आगे जब माइकोलॉजी पढ़िए ना आप लोगों ने, उसमें भी 8 एस्को बीजाणु बनते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, इसमें विशेष प्रकार के फलनकाय बनने लग जाते हैं, विकास होने लग जाएगा। आगे लिखिए, अगला पॉइंट 5 पॉइंट लिखिए।